किसी धारावाही अल्फांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यदि कोई आवेश गतिमान हो तो उसके कारण बिंदु पी पर क्षेत्र कितना होगा। सिंपल सी कहानी है कि हमें यहाँ पर जो अल्फा रखना है, बाबा ये किस में रखना है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बहुत तगड़े से पढ़ रहे होंगे और बहुत मेहनत भी तुम कर रहे होंगे। तो बेटा आज फिर से हम मुलाकात करने आ गए हैं और आज की हमारी मुलाकात का जो विषय है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। बेटा फिर से कह रहा हूं, ये चैप्टर में भी बहुत सारे भर भर के सूत्र हैं, भर भर के फॉर्मूले हैं। एक एक चित्र के साथ मैं फिर से सारे फॉर्मूले तुम्हें दिखाने के लिए लेके आया हूं। बेटा इन सभी को कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए और अपने सवालों को लगाइए। और सवाल इतने सारे लगाइए कि जब मैदान में उतरे तो हम फतह करें, जंग जीत के निकले। बेटा तो आइए शुरुआत करते हैं आज की। तो हमारे पास में सबसे पहले आता है बेटा बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम एक्चुअली में हमें बताता है किस तरीके से अपन चुंबकीय बल निकालते हैं। तो यहां पर अपन बात करते हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। बायो सावर्ट का नियम अपन किसके बारे में बताता है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसी धारावाही अल्फांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कि हमने ये कोई धारावाही अल्पांश लिया है जिसमें आई धारा जा रही है और इसकी लंबाई dl है। यहां से थीटा कोण पर हमें एक बिंदु P दिया गया है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताना है। यहां पर ये dB हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है बेटा जी। तो ये मिलता है हमें म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर। अब हमारे पास में ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा, ये एक सदिश राशि होता है। ये एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि है तो इसको दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। अब दिशा की जरूरत पड़ेगी तो इसका दिशा अपन किससे लिखेंगे, इसकी दिशा लिखते हैं बेटा हम राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से अपन इसकी दिशा लिखेंगे बेटा जी, राइट हैंड थंब रूल, जिसको अपन बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार इसकी अपन पढ़ाई भी कर चुके हैं बेटा। तो यहां से हमारे पास में यह आ चुका है। और इसके सदिश रूप की बात करें विद्युत क्षेत्र के, तो dB सदिश बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर बटा r क्यूब और म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा r स्क्वायर और ये n कैप। ये हमने इसका परिमाण लिखा है और ये n कैप हमारे पास में इकाई सदिश है जो इसकी दिशा के बारे में बताएगा। और ये n कैप हमें कहां से देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा बेटा राइट हैंड थंब रूल से। फिर इसके बाद में आगे बात करें हम कि यदि कोई आवेश गतिमान हो, यदि कोई आवेश गतिमान हो तो उसके कारण बिंदु P पर क्षेत्र कितना होगा। जैसे हमने यहाँ पर ये प्लस क्यू लिया है, इसको हमने विद्युत धारा दे दी, सॉरी इसको एक वेग दिया है, ये v वेग से इधर की तरफ चल रहा है। तो हमें इस बिंदु P पर यहाँ पर थीटा कोण पर कितना विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र अपने को देखने को मिलेगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो इसकी जो दिशा होगी बेटा राइट हैंड थंब रूल से हम देख लेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी तो अपन देख लेंगे कि बी सदिश बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणा क्यू वी सदिश गुणा आर वेक्टर। ये क्रॉस है, क्लियर बात, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट है इसीलिए अपन क्या कह रहे हैं कि यहां हमें जो दिशा लिखेंगे वो किससे लिखेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। अब यहां पर ये जो कोण है ये वी वेग और ये जो दूरी है इसके बीच का कोण है। बात क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, v की तरफ हाथ को लेके जाएंगे और r की तरफ मोड़ देंगे तो ये आ गए हमारे पास में क्लॉकवाइज दिशा। बात समझ में आती है, क्लॉकवाइज, ये CW मतलब क्लॉकवाइज। बात समझ में आई गई। तो अब आगे हम देखते हैं बेटा, तो हमें मिल गया है ये कुछ इस तरीके से, इसका परिमाण लिखेंगे अपन। तो ये सारे फॉर्मूले इसी के हैं, जैसे हमने v और r, यहां पर अपन बात करते हैं कि म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू क्यू वी सदिश क्रॉस r सदिश बटा r स्क्वायर आ गया। और फिर अपन बात करें परिमाण की, तो परिमाण आ जाता है म्यू नॉट क्यू वी साइन थीटा बटा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारे पास में जब गतिमान आवेश हो तो उसके कारण किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान क्या होगा। देखिए हमने पढ़ा था कि अगर चार्ज रुका हुआ है, कोई आवेश रुका हुआ है तो उस समय वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करता है। जब चल रहा होता है तो उसके पास चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है। तो यहाँ पर ये गतिमान आवेश था जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र आता है, क्लियर बात। फिर आगे हम बात करें बेटा जी, तो हमारे पास में आता है परिमित लंबाई का तार, कि ये एक परिमित लंबाई का तार है, फिक्स लंबाई का तार है। तो हमें बिंदु P पर, यहाँ पर बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताना है बेटा। तो यहां से ये जो कोण बना है θ2 है और यहां से ये कोण है θ1 है। और यहां से इस बिंदु की लंबाई जो दूरी है वो कितनी है, d दी गई है।
तो इस बिंदु P पर हमें जो विद्युत क्षेत्र मिलने वाला है, सॉरी बेटा, विद्युत क्षेत्र क्या, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई इंटू डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इसके कुछ अलग अलग केस हैं बेटा, उन अलग अलग केसेस के बारे में अगर हम देखें तो ध्यान से देखिएगा कि ये कौन बदलते जाएंगे। जैसे सबसे पहले बात करें तो अपरिमित लंबाई का तार, अपरिमित लंबाई का तार है, तो अपरिमित लंबाई का मतलब होता है कि ये लंबाई बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब ये कोण बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे नीचे से भी अपरिमित हो जाएगा तो ये कोण बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो यहां से ये कोण थीटा 1 ये भी 90 डिग्री है और ये कोण थीटा 2 ये भी कितना है, 90 डिग्री हो जाता है। तो साइन 90 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो अपने पास में कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई डी। बात समझ में आती है। ये हमें एक फॉर्मूला है जो अच्छे से याद रखना है। फिर इसके अलग अलग केस हैं जिसमें हमने देखा कि लंबाई अपरिमित हो, इनफाइनाइट अनंत लंबाई का तार, इसको अपरिमित का मतलब है अनंत, अनंत लंबाई का तार। बात समझ में आती है, अनंत 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 लंबाई का तार है। क्लियर बात। फिर आगे हम चलें बेटा तो ध्यान से सुनिएगा, आगे आ चुका है हमारे पास में अर्ध अपरिमित लंबाई का तार की मतलब एक तरफ से तो अपरिमित है, एक तरफ से अनंत लंबाई है और एक तरफ से परिमित है। कि जैसे कि मान लो कि ऊपर से हमें ये कैसा दिख रहा है, अनंत लंबाई का है। भाई ये कोण कैसे 90 डिग्री का होता है, इस बात को सिंपल सी कहानी है कि मेरा घर 1 मंजिल का है, मैं छत के ऊपर देख रहा हूं तो मेरा एक फिक्स कोण बन जाता है। यदि मेरा घर 20 मंजिल का हो तो मेरे को बहुत ऊपर देखना पड़ेगा, मतलब मेरी आंखें पूरी पूरी 90 डिग्री का कोण बनाएगी क्योंकि अपरिमित है वो। तो यहां से ये थीटा 2 हमें 90 डिग्री का मिल जाएगा, जबकि ये थीटा 1 तो थीटा 1 ही रहेगा। क्लियर बात। यहां पर ये लंबाई डी हो गई है। तो हमें इस बिंदु पी पर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 था, साइन थीटा 2 की भाई म्यू नॉट आई बटा 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 2 कितना हो गया, 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा और ये कोण अपने पास में जो भी रहेगा। बात समझ में आती है, सिंपल कहानी है एकदम से। फिर आगे हम चले तो अर्ध अपरिमित लंबाई का तार है बेटा, कि अर्ध अपरिमित लंबाई के तार में ही हम बात कर रहे थे कि नीचे की तरफ है ही नहीं। यहां पर जैसे इस अर्ध परिमित लंबाई में हम देख रहे थे कि यहां पर नीचे की तरफ ये जो बिंदु है इससे भी नीचे की तरफ थोड़ा बहुत तार है। अब हमने जो अगला सवाल जो लिया है इसमें ये जो बिंदु P है इसके बिल्कुल यहां नीचे से किसी दूरी D पर है। इसका मतलब ये जो कोण थीटा 1 था अब ये भी ऊपर चला गया तो ये कोण कितना हो गया बेटा, 0 डिग्री का हो गया। ये कोण 0, तो थीटा 1 तो 0 डिग्री हो जाएगा और ये ऊपर से अपरिमित लंबाई का है, अनंत लंबाई का है, तो यहां पर कोण कितने डिग्री का हो जाएगा भैया, 90 डिग्री का हो जाता है रे बाबा। जब ये 90 डिग्री का हो गया है तो यहां से देख रहे हैं थीटा 1 0 तो साइन 0 0 हो जाता है और 90 डिग्री 1 हो जाता है। तो सिंपल म्यू नॉट आई बटा 4 पाई डी के बराबर ही हमारा आंसर आएगा। ये बात तो फिक्स हो चुकी है। इसका मतलब हमको ये फॉर्मूला याद करने का है भैया। जब भी हमें कोई तार पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो परिमित तार से ही अपन अपरिमित तार के सारे सूत्र निकाल सकते हैं। सिंपल कहानी है। अपरिमित दोनों तरफ से तो 90 डिग्री, एक छोर से तो 90 डिग्री एक छोर पर, दूसरे छोर पर कोई कोण बनेगा। यदि यहां पर नीचे से ही देखेंगे तो ये कोण 0 हो जाएगा और ऊपर वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। एकदम सिंपल कहानी हुई भैया, कोई लफड़ा ही नहीं है। देखिए आगे अपन बात करें तो विशेष परिमित लंबाई का तार ये हमारे पास में आ चुका है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वही विशेष परिमित लंबाई की यहां से, इस बार हमने जो ये वाला सवाल था कि यहां से अपरिमित था, अब इसको परिमित कर दिया है, फिक्स कर दिया है, निश्चित लंबाई है, अनंत नहीं है ये। तो अब यहां से ये कोण 90 ना हो कि कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, बस वही सवाल लिया है बेटा। देखिए ये यहां पर फिक्स कर दिया इसका, तो ये कोण थीटा 2 बन गया और नीचे यहां से सीधे ही देख रहे हैं तो 0 डिग्री हो गया है। सिंपल कहानी है। तो साइन थीटा 1 तो 0 हो गया और थीटा 2 की जगह थीटा आ गया, तो म्यू आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा। फिर आगे बात करें बेटा धारावाही समतल वृत्तीय कुंडली के कारण, तो धारावाही समतल वृत्तीय कुंडली हमें कुछ इस तरीके की दिखाई गई है। इसमें हमारे पास में कई तरीके के घेरे हो सकते हैं। इस कुंडली में कई तरीके के घेरे हो सकते हैं, बहुत सारे घेरे हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घेरों की संख्या जो है उसको n बोलते हैं। यदि एक ही घेरा है, यदि घेरे की संख्या एक ही है तो बी नॉट बराबर म्यू नॉट आई बटा 2r है। और ये हमें मिला कहां से, यदि घेरों की संख्या एक से ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट बराबर म्यू नॉट एन आई बटा 2r, और एक घेरा हो गया तो n का मान 1 हो जाएगा और हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा।
बात समझ में आती है? तो ये धारावाही समतलीय वर्तीय कुंडली है बेटा, समतलीय वर्तीय कुंडली, क्लियर बात। और इसमें अगर दिशा की बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ, क्लियर बात, सिंपल कहानी है। फिर आगे बात करें तो धारावाही वर्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की हमें ये एक वर्तीय कुंडली दी गई है और इस वर्तीय कुंडली की ये अक्ष है और इस अक्ष पर एक बिंदु P है, वहां पर अपने को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताना है बेटा। तो यहां पर हमारे पास में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वो एक्स दिशा की तरफ आएगा, वाई दिशा में हमारे पास यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, क्लियर बात। तो यहां से x दूरी पर ये जो दूरी है ये x दी गई है, यहां से इसकी त्रिज्या r है बेटा और इसमें ये धारा बह रही है कुछ इस तरीके से, बात क्लियर है, क्लॉकवाइज दिशा में धारा बह रही है। तो हमें यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो मिलेगा बेटा वो चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटा 2x² प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2 बराबर बी नॉट साइन क्यूब थीटा। यहां पर साइन थीटा क्या है, r बटा √x² प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, बात समझ में आती है। और यदि यहां पर हम बात करें कि केंद्र पर अगर पूछ ले तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमें फर्दर आंसर भी मिल जाएगा। और यदि इसका ग्राफ बनाए हम कि वर्तीय कुंडली के लिए bx व x ग्राफ की मतलब चुंबकीय क्षेत्र व इस x दूरी के साथ अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ है बेटा। यहां से हम बात करते हैं तो देखिएगा हमें ये है x और ये है चुंबकीय क्षेत्र। तो जब अपन केंद्र पर आ जाते हैं x बराबर 0 रखेंगे तो केंद्र पर आ गए, केंद्र पर आते ही हमारे पास में ये कितना मिल जाएगा, केंद्र पर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटा 2x² खत्म हो जाएगा, आर ही स्क्वायर ही बचेगा। तो हमें जो यहां पर आंसर मिल रहा है ये हो जाएगा मैक्सिमम, अधिकतम। मतलब अपन कह सकते हैं कि वर्तीय कुंडली के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम होता है बेटा। फिर आगे इधर बात करें तो हमारे पास में ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, क्लियर बात। तो अगर यहां पर अपन बात करें तो ये क्या होता है, नति परिवर्तन बिंदु, वक्रता परिवर्तन बिंदु या शून्य वक्रता बिंदु इसको कहते हैं। कि यहां पर ये ग्राफ पहले ऐसे आ रहा था, अब ये ग्राफ ऐसे जाने लगा है, बात क्लियर है। ये ग्राफ ऐसे आ रहा था, अब ग्राफ ऐसे जाने लगा है, बात समझ में आती है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से नति परिवर्तन बिंदु होता है P और Q को, ये 3 अलग अलग नाम है इसके, क्लियर बात। फिर आगे हम बात करें तो देखिए ये इस तरीके से r/2 तक मतलब केंद्र की त्रिज्या, अगर इस अपन वर्तीय कुंडली की बात करें, इसकी आधी त्रिज्या की बात करें कि कोई बिंदु इसकी आधी त्रिज्या के बराबर लाकर रख दें तो यहां पर ग्राफ अपना कुछ इस तरीके का बनेगा, क्लियर बात। और फिर ये पूरा का पूरा ग्राफ रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा मिलता है, अधिकतम मिलता है बेटा जी, एकदम सिंपल कहानी है, क्लियर बात। आगे हम बात करें तो हमारे पास में है धारावाही वृत्तीय चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की, अगर वृत्तीय चाप हो जाए तो केंद्र पर अपन चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से निकालते हैं। धारावाही वृत्तीय चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की अगर गणना करनी रहेगी तो बेटा कैसे देखेंगे, हमें यहां पर ये एक धारावाही वृत्तीय चाप दिया गया है। तो यहां पर इसका ये कोण अल्फा बन रहा है, बिंदु O पर हमको बताने का है चुंबकीय क्षेत्र और इसकी त्रिज्या r के बराबर है। तो यहां से ये जो चुंबकीय क्षेत्र आता है बेटा जी ये आ गया है B बराबर म्यू नॉट आई अल्फा बटा 4πr, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि ये जो अल्फा का मान है, ये जो अल्फा का मान है बेटा ये होना चाहिए किसमें, रेडियन में। जैसे कि मान लो कि हमको कल को ये जो कोण है ये दे दिया गया है 30 डिग्री, ये कोण कितना दे दिया गया 30 डिग्री। तो हमें अल्फा का मान 30 नहीं रखना है, हमें अल्फा का मान रेडियन में लिखना है और रेडियन में ये अल्फा का मान कितना होता है π/6 होता है बेटा। तो इसमें π/6 पुट कर देंगे तो हमें जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो मिल जाएगा म्यू नॉट आई, अल्फा की जगह पुट कर दो π/6 और ये 4πr, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ये आ गया म्यू नॉट बटा आई और 24r। ये इस तरीके से अपन चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो सिंपल सी कहानी है कि हमें यहाँ पर जो अल्फा रखना है बाबा ये किस में रखना है, ये रेडियन में रखना है। तो ये वृत्तीय चाप आ चुका है। देखिए सिंपल सी कहानी में एक कॉन्सेप्ट बताता हूं बेटा, हमने ध्यान दो, एक तो हमने ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा है, एक हमने ग्रेविटेशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल और फिर अब अभी अपन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म।
मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं अपन, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर देखिए, हमने जब ग्रेविटेशन पढ़ा था तो वहां पर भी हमारे पास में कुछ निकाय थे, जैसे ठोस गोला, बेलन, क्लियर बात, खोखला गोला, उन सब के लिए हमने गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता निकाली थी। ऐसे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया था, वहां पर भी हमने अनंत लंबाई का तार लिया था, परिमित लंबाई, अपरिमित लंबाई, ये इस तरीके से वृत्तीय चाप भी लिया था हमने वहां पर, क्लियर बात। चालक गोला था, कुचालक गोला था, डाइपोल लिया था, बहुत सारी चीजें ली थी हमने वहां पर भी। फिर पोटेंशियल की कैलकुलेशन, विभव की कैलकुलेशन भी हमने करी थी वहां पर। विभव के लिए भी हमने सारी चालक गोला, कुचालक गोला, बेलन, अनंत लंबाई का बेलन, ये सारी चीजें हमने देखी। डाइपोल देखा हमने, द्विध्रुव पढ़ा, उन सब के लिए हमने सारी चीजें कैलकुलेट करी, विभव भी निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन। ऐसे ही अपन मैग्नेटिक फील्ड भी देखो निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी निकाल रहे हैं। धारावाही वृत्तीय चाप के कारण लिया हमने, परिमित लंबाई का तार, अपरिमित लंबाई का तार, है ना, कुंडली ले रहे हैं, ऐसे अपन बहुत सारी चीजें यहां पर भी ले रहे हैं। तो ये जो निकाय है हमारे पास में बेटा, एक चार्ट बनाओ तुम, या मैं तुम्हें अगले चैप्टर में प्रोवाइड कर दूंगा कि ये जो इस तरीके से सारी चीजें लिखो, और इधर लिखो कि जैसे मान लो कि मैंने लिख लिया चालक तार, क्लियर बात, परिमित लंबाई, अपरिमित लंबाई। फिर इसका जो भी अगर गुरुत्वाकर्षण अपन ने लिखा है तो गुरुत्वाकर्षण लिखो, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, सारे केस लिख लो कि यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा था। ऐसे ही पोटेंशियल लिख लो, और ऐसे ही क्या लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। बात समझ में आती है? इस तरीके से तुम्हारे पास में एक चार्ट होना चाहिए, और उस चार्ट को तुम अपने रूम में चिपका दो, जो भी तुम्हारी स्टडी टेबल है उसके सामने जो दीवार है उसके ऊपर चिपका दीजिए, और फिर चलते चलते उनको देखते रहिए। बात समझ में आती है? क्योंकि यहां से बेटा सीधे सीधे इसके ग्राफ पूछ लिए जाते हैं कि बताइए एक ठोस गोले के लिए ग्राफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बताओ, उसके विद्युत क्षेत्र का लंबाई के साथ परिवर्तन का ग्राफ बता दो। पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि बताइए कि वृत्तीय चाप के लिए यदि कोण अल्फा है तो बताइए उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे पास में एक ठोस बेलन है, ठोस बेलन के लिए अनंत लंबाई का है, तो बताइए उसका ग्राफ क्या होगा विद्युत क्षेत्र के लिए। पूछा जा सकता है बेटा। तो ये सारी चीजें होती हैं, सीधे सीधे सवाल आते हैं, और ये गलत नहीं करने हैं, और इनको लगातार प्रैक्टिस कीजिए, उनको याद करने की कोशिश कीजिए। मैं बता रहा हूं उस तरीके से अपनी दीवार के ऊपर चिपका लीजिए बेटा, हमारे नंबर आने लगेंगे। बात समझ में आती है? आगे अपन मूव करते हैं। तो आगे की तरफ अगर देखें बेटा, तो हमारे पास में अगला है एम्पियर के बंद परिपथ का नियम। एम्पियर के बंद परिपथ के नियम की बात करोगे तो ये होता है, बंद परिपथ के लिए विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो अपन विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं बेटा, तो विद्युत क्षेत्र, और यहां पर हमने ले लिया डीएल। ये अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें मिलता है म्यू नॉट समेसन आई। समेसन आई का मतलब है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, जितनी भी धाराएं हैं उनको जोड़ दो और हमें म्यू नॉट के बराबर करना है। तो इस तरीके से ये समाकलन आ जाएगा हमारे पास में, कि ये जो रिंग दिखाती है ये बंद परिपथ के बारे में बात करती है। जैसा कि अभी अपन बात करते हैं कि ठोस बेलनाकार तार होगा, उसके लिए हमें किस तरीके से, जैसे ये ठोस बेलनाकार तार हो गया, क्लियर बात, इसको हमने लिख लिया कि इसका ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ऐसे ही अपन ने ठोस बेलनाकार तार, है ना, इस तरीके से हमने वहां पर विद्युत क्षेत्र भी निकाला। तो ये सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे यहां पर हमने 3 बिंदु ले लिए कि 1 2 3, इन सभी 3 बिंदुओं पर हमको बताने का है। इसकी त्रिज्या r है, और हमने मान लिया कि ये बिंदु r दूरी पर है। बिंदु 1 कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। अगर ये r इस गोले की त्रिज्या से ज्यादा है, यदि ये r इस गोले की त्रिज्या से ज्यादा है, तो हमें विद्युत क्षेत्र, भाई ये बाहर आ चुके हैं, बिंदु 1 कहां पर है? बाहर की तरफ है। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बराबर मिल रहा है किसके? म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर ए। ऐसे ही अपन बात करें, यदि r ज्यादा हो गया है या r बराबर हो गया, तो पहले सतह के बिंदु पर बात कर लेते हैं, पृष्ठ के ऊपर, क्लियर बात। तो बिंदु 2 जब r बराबर हो जाए r, तो सिंपल r की जगह कैपिटल R लिख देंगे। फिर अपन जैसे अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो ठोस बेलन था, इसलिए क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर बटा 2 पाई आर स्क्वायर। और यहां से हम देख पा रहे हैं कि r बराबर 0 बोले तो केंद्र के ऊपर, तो केंद्र पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा वो कितना मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो व्युत्क्रमानुपाती है r के, और ये है नियत। सतह पर कैसा है? नियत है। जबकि अंदर की तरफ बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र बेटा समानुपाती हो गया है r के। मतलब केंद्र से जैसे दूर जाते जाऊंगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, सतह पर अधिकतम मिलेगा और नियत मिलेगा, और फिर जैसे सतह से बाहर होता जाऊंगा तो ये कम होता जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये ग्राफ बन जाएगा अपने पास में, केंद्र से लेकर
आर दूरी तक बोले तो त्रिज्या तक तो समानुपाती और फिर उसके बाद में व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया है कुछ इस तरीके से, बात क्लियर है। और ये हमें विद्युत धारा की दिशा दी हुई है अंदर की तरफ, बात क्लियर है कि विद्युत धारा अंदर की तरफ है। तो यहां से हम बात करें खोखले बेलनाकार तार की, बात करते हैं कि हमारे पास में ये खोखला बेलनाकार तार है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ये इसका चित्र दिया गया है जिसमें बिंदु 1 2 3 की बात कर रहे हैं। तो बिंदु 1 की बात करें तो जब आर, देखिए ये त्रिज्या हमें दी गई है ए और ये त्रिज्या दी गई है हमें बी, कुछ इस तरीके से देखिए। तो यहां से जब आर की बात करें अपन कि ये जो बिंदु है इसकी दूरी को दिखा रहे हैं हम आर से, इसकी दूरी को अपन आर से दिखा रहे हैं। इसका मतलब जब आर ज्यादा हो जाए बी से ज्यादा होने का मतलब अपन बाहर जा चुके हैं, तो आउट पे कितना हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही दिखेगा, बाहर तो हमें दूर से। तो ये आ जाएगा हमारे पास में बी आउट कितना आ जाएगा बेटा जी, बी आउट जो आएगा वो आएगा म्यू आई बटा 2 पाई आर। ऐसे ही बात करें जब ये आर की वैल्यू है दो बिंदु नंबर 2 पर बात करें तो ए से ज्यादा है और बी से कम है, बीच में कहीं पर है, तो ये आ जाएगा कितना म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर यदि आर बराबर हो जाए बी के, आर अगर बी के बराबर है तो ये आ जाएगा म्यू आई बटा 2 पाई बी, और यदि आर बराबर है ए के, मतलब आर बराबर बी मतलब इस सतह पर और आर बराबर ए मतलब इस सतह पर, तो यह है विद्युत क्षेत्र दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर बात, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। बार बार विद्युत क्षेत्र याद आ जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली ऑफलाइन क्लास में जहां पढ़ा रहा हूं वहां पर विद्युत क्षेत्र चल रहा है और यही सारी बातें ऐसी ऐसी चल रही है, तो वही विद्युत क्षेत्र याद आ जाता है। बाकी अपन चुंबकीय क्षेत्र की बातें कर रहे हैं ना, अंडरस्टूड है ये बात। तो अपन यहां से बात कर रहे हैं कि जब आर की वैल्यू 1 से कम हो जाए तो 0, ये ए से अंदर चले गए और केंद्र पर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, ऐसे कैसे याद कर लीजिएगा। फिर आगे बात करें बेटा तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है एम्पियर का बंद परिपथ का नियम, जिसमें परिनालिका के अक्षीय बिंदु पर क्षेत्र पर बात कर रहे हैं कि हमें ये कुछ इस तरीके से एक परिनालिका दी गई है, इसका ये अक्षीय बिंदु है P, अक्ष पर एक बिंदु है P, इस पर बताना है यहां से इसका ये जो कोण है ये है θ2 और यहां से ये जो कोण है ये है θ1। बात क्लियर है। तो यहां पर परिमित लंबाई है, तो अंदर की तरफ तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, और बाहर ये एंड पर यहां पर छोर पर हो जाएगा कितना म्यू नॉट एन आई बटा 2, और बाहर की तरफ जैसे मैं बात करें कि ये हो गया है बिंदु P और एक यहां पर आ जाए किसी छोर पर, और यह बात कर ले बाहर की तरफ 1 2 3 इस तरीके से ये हमारे पास में बिंदु हो जाते हैं। ठीक है, तो बी आउट बराबर 0। अपरिमित लंबाई की बात करें तो हमारे पास में इस पॉइंट पर म्यू नॉट एन आई बटा 2 और ये कौन θ1 है, तो cos θ1 माइनस cos θ2, ये हो गया है अपरिमित लंबाई और ये हो गया है परिमित लंबाई के लिए हम बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं बेटा टोराइड के अंदर क्षेत्र। टोराइड के अंदर क्षेत्र की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का टोराइड दिखाई देता है, जिसमें ये कुछ इस तरीके से हमने इसकी वाइंडिंग कर रखी है और इसको बोलते हैं अपन कोर। तो यहां से देख रहे हैं ये वाली त्रिज्या R1 है, यहां से यहां तक ये त्रिज्या बेटा R2 है, और अगर बात करें ये जो त्रिज्या है इसको अपन बोल देते हैं बेटा Rn, इसको अपन क्या बोल देते हैं R। यहां पर ये हमें दी गई है धारा की दिशा, देखिए ये जो बाइंडिंग थी ये बाहर की तरफ आ रही है विद्युत धारा, यहां पर भी ये बाहर की तरफ आ रही है विद्युत धारा। क्लियर बात। तो हम बात करें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में B बराबर म्यू नॉट एन आई और बराबर यहाँ पर n जो है n बटा 2 पाई RM, जो कि हमें बताता है प्रति मीटर घेरों की संख्या, कि प्रति मीटर घेरे कितने हैं। क्लियर बात। और ये जो RM है ये हमारे पास में ये देखिए ये RM जो है वो है माध्य त्रिज्या R1 प्लस R2 बटा 2। स्मॉल n यहां पर आ जाएगा कि हर 1 मीटर में घेरों की संख्या कितनी है। क्लियर बात। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से टोराइड के अंदर विद्युत क्षेत्र की अपन गणना करते हैं बेटा जी, बात समझ में आती है। फिर आगे हम चले तो गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की बात करते हैं बेटा। तो गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की बात करते हैं तो पक्की बात है, हमने जब विद्युत क्षेत्र अपन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने सीखा था या आवेश के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि जब आवेश रुका हुआ है तो उसके ऊपर सिर्फ विद्युत क्षेत्र होगा, और आवेश जब चल रहा होता है तो उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र भी आता है। इसका मतलब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के अधीन होता है। तो यहां से देखें कि हमारे पास में देख रहे हैं अपन कि गतिमान आवेश की बात करें, गतिमान आवेश है जिस पर बात कर रहे हैं कि ये बाहर ही कोई विद्युत क्षेत्र है, जिसमें अगर बात करें ये जो आवेश था हमारा इधर की तरफ दौड़ रहा है v वेग से। क्लियर।
तो अपन बात करेंगे ये प्लस क्यू था और ये इसका m द्रव्यमान है। क्लियर। तो इसके ऊपर लगने वाला जो बल है बेटा वो हो जाएगा कितना, क्यू वी वेक्टर गुणा बी वेक्टर। क्लियर बात। जहां पर हमारा जो बल है वो वी के भी वी के लंबवत है और बी के भी लंबवत है। ये सारी बातें अपन सदिश में भी देख लिए थे। फिर आगे बात करें तो क्योंकि सदिश गुणन है तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री। यदि वेग व चुंबकीय क्षेत्र के बीच, यदि वेग व चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण 90 डिग्री का है तो हमें ये जो बल मिलेगा वो क्यू वी बी मिलेगा, जो कि अधिकतम होता है, जो कि क्या होता है, अधिकतम होता है। फिर आगे अपन बात करें थीटा बराबर यदि 0 डिग्री हो जाता है या 180 डिग्री होता है तो हमें ये जो बल मिल रहा है ये 0 के बराबर आ जाएगा और ये न्यूनतम बल होता है बेटा जी। फिर आगे अपन बात करें एक समान क्षेत्र में आवेश की गति। अगर जो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान है तो आवेश की गति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो यहां हम देखें तो विद्युत क्षेत्र हमें दिया गया है अंदर की तरफ, जो सॉरी बी की बात करें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हमें दिया गया है बेटा जी अंदर की तरफ और ये हमें दिया गया है वेग। तो वेग, जब भी अपन वर्तीय गति की बात करते हैं बेटा तो ये हमें वेग जो है वो हमेशा ही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मिलेगा, थीटा 90 डिग्री रहेगा। और अंदर की तरफ इसमें जो बल लग रहा है वो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा बेटा। क्लियर बात। तो क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर के बराबर आ जाएगा। और वर्तीय पथ की त्रिज्या की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, यहां से ये क्यू बी हो जाएगा, एक वी से एक वी कट गया है, आर बराबर एम वी बटा क्यू बी, जहां पर एम वी को अपन मोमेंटम बोल सकते हैं, संवेग बोल सकते हैं, जो कि बराबर होता है √2m काइनेटिक एनर्जी बराबर 2m क्यू वी। बात समझ में आती है। फिर आवर्तकाल की बात करें कि एक चक्कर में कितना समय लगेगा, दैट इज 2πm बटा क्यू बी हो जाएगा। फिर बात करें आवेशों की काइनेटिक एनर्जी तो वो आ जाएगी हमारे पास में क्यू बी आर का होल स्क्वायर बटा 2m। बात क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहां से हमें v की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, क्यू बी आर। देखिए क्यू बी आर, तो ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर आगे बात करें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति की, हमें चुंबकीय क्षेत्र एक समान दिया गया है तो हेलिकल पथ की बात करें तो वहां पर r बराबर एम वी साइन थीटा बटा क्यू बी। यहां पर ये जो थीटा है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। आवर्तकाल की बात करें तो 2πm बटा क्यू बी, और अगर वक्रता पिच की बात करें तो v cos थीटा गुणा t के बराबर आ जाएगा, जहां पर t आवर्तकाल को शो करता है। फिर आगे बात करें बेटा गतिमान आवेश पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का संयुक्त प्रभाव, कि किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है तो संयुक्त रूप से इसका जो बल हो जाएगा वो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र के बल की वजह से आ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र का बल हमें पता है कितना होता है क्यू ई, और चुंबकीय क्षेत्र का बल तो हमने अभी पढ़ ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में Q बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हमारे पास में इसके ऊपर लगने वाला कुल बल हो जाएगा, और ये इसको अपन विद्युत चुंबकीय या लोरेंज का बल भी कहते हैं। लोरेंज ने बोला था कि यदि कोई गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के प्रभाव में है तो उस पर लगने वाला कुल बल विद्युत क्षेत्रीय बल तथा चुंबकीय बल के योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्यू वी प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये आ गया। आगे अपन चले बेटा तो जैसे मान लो कि सीधा तार, एक सीधा तार हमें दिया गया है। क्लियर बात। ये कुछ इस तरीके से इसमें धारा बहती है और ये हमारे पास में बी एक्सटर्नल है। क्लियर बात। तो यहां से हमारे पास में लगने वाला जो बल है बेटा वो आ जाएगा I इंटू एल क्रॉस बी। क्लियर बात। ये बी हमारे पास में कैसा है, यूनिफॉर्म है, चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म है। किसी आकार का अगर तार की बात करें तो हमारे पास में फिर से ये कुछ इस तरीके से ही अपने को आंसर मिल जाता है बेटा जी। फिर आगे हम बात करें दो लंबे समांतर तारों के बीच चुंबकीय बल की बात करते हैं कि दो हमारे पास में दो लंबे समांतर तार, ये समांतर तार हैं, लंबे हैं, पहला और दूसरा। ये विद्युत धारा I1 है, विद्युत धारा I2 है। अगर विद्युत धारा समान दिशा में होती है तो बेटा इनके बीच में आकर्षण होता है, और विद्युत धारा विपरीत दिशा में होती है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। ये बात हमने यहाँ पर लिख के भी रखी है। और लगने वाला जो बल है इनके बीच में बेटा वो हो जाता है F बराबर म्यू नॉट I1 I2 बटा 2πd न्यूटन बटा मीटर के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है। तो बेटा ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, इसमें सारी चीजें बहुत आसान सी थी, और देखिए हमने फॉर्मूले बहुत सारे थे, हर एक चीज का डायग्राम हमने बना के रखा है, उस डायग्राम के साथ में हमने चीजें सीखी हैं। तो बेटा ध्यान से पढ़िए इन सभी चीजों को, एक एक फॉर्मूला याद करते जाइए। और मैं जो अभी टेबल के बारे में बात कर रहा था कि सभी के लिए गुरुत्वाकर्षण में बात करें
विद्युत क्षेत्र में बात करें, चुंबकीय क्षेत्र में बात करें, विभव की बात करें, बहुत सारी चीजें हैं जो एक जैसी ही चल रही है। इन सारी चीजों को एक साथ लिखते चलिए। जो निकाय दिए गए हैं, ठोस गोला, बेलन, लंबाई का तार, अनंत लंबाई का तार, इन सब का एक साथ एक टेबल बनाइए और साथ में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विभव, सारी चीजें लिख के रखिए और बार बार रिवाइज कीजिए बेटा, तभी जाके याद होगा, अन्यथा भूल जाओगे इन सब चीजों को। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके, नमस्कार, टाटा, जय हिंद, जय भारत।